Hello students, in this video we'll discuss chapter number 11 Australia Political Division and Physical Features। बेटा इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया जो कि है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल डिवीजन को पढ़ेंगे, कितनी कंट्री हैं और उनकी कैपिटल क्या है। फिर हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स में हम लोग देखेंगे माउंटेन्स कहाँ पर हैं, प्लेट्यूज कहाँ पर हैं, प्लेन्स कहाँ पर हैं, रिवर कौन कौन सी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलते हैं। तो ये जो वर्ड है ऑस्ट्रेलिया, ये डिराइव हुआ है वर्ड ऑस्ट्रेलिस से, जिसका मतलब होता है सदर्न, मीनिंग होता है सदर्न। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इक्वेटर के साउथ में। ये रही हमारी अर्थ, ये रहा इक्वेटर जो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। तो इक्वेटर के साउथ में है ऑस्ट्रेलिया, या ये बोल दें कि पूरी तरीके से ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इक्वेटर के इस डायरेक्शन में होता है सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर होता है नदर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में और ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। So Australia lies entirely to the south of equator। इक्वेटर के पूरी तरह साउथ में है। ये लार्जेस्ट आइलैंड है, 6th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है। तो जरा एक बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या आप कह सकते हो। लार्जेस्ट आइलैंड, 6th largest country of the world, smallest continent, island continent, land down under, इतने सारे नाम है हमारे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। एरिया वाइज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप के बाद इसका नंबर आता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के 6 कॉन्टिनेंट इससे बड़े होंगे। वो 6 कॉन्टिनेंट है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। लास्ट में नंबर आएगा हमारे ऑस्ट्रेलिया का। नाउ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये ऑफिशियल नेम है बेटा ऑस्ट्रेलिया का। इसकी कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल नेम क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये एरिया कवर करता है कितना? 76,86,850 स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन श्योर बनेगा ही बनेगा। हाईएस्ट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोजियोस्को, जिसकी हाइट है 2228। फिर लेक एयर डीपेस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। कितना डीप है ये? जैसे ये मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल पे जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोजियोस्को, उसकी हाइट है 2228। ऐसे ही लेक ए ये 15 मीटर सी लेवल से नीचे है। ये डीपेस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। जो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम है मुरे। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मुरे, हाईएस्ट पॉइंट माउंट कोजियोस्को, डीपेस्ट पॉइंट लेक एयर। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट यहाँ का सबसे बड़ा डेजर्ट है। जो एब ओरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स हैं वो यहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं। इस कॉन्टिनेंट के इंडिजिनस पीपल हैं एब ओरिजिनल्स एंड टॉरस स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, इसको बिल्कुल लर्न ही कर लेना है। हिस्टोरिकल ओवरव्यू अब हम देखेंगे। तो बच्चा ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, और ये बहुत टाइम तक डार्कनेस में रहा। बहुत टाइम तक लोग ऑस्ट्रेलिया जैसा कुछ है उसको जानते भी नहीं थे, तो बहुत टाइम तक ये डार्कनेस में रहा। इसे डिस्कवर किया लेट 17th सेंचुरी में। कब? लेट 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1601 से स्टार्ट होकर 1700 पे ख़त्म होता है। 1642 में अबेल तस्मान, क्या नाम है बच्चा? अबेल तस्मान। ये एक डच नेविगेटर थे। डच पीपल फ्रॉम नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स के लोगों को हम क्या कहते हैं? डच। और नेदरलैंड का पुराना नाम था स्कॉटलैंड। नेदरलैंड का पुराना नाम स्कॉटलैंड था। आज करेंट में हम उसे नेदरलैंड के नाम से जानते हो। नेदरलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? डच। तो जो डच नेविगेटर थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के कुछ पार्ट को एक्सप्लोर किया। 1770 में क्या हुआ बच्चा? एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपना एक शिप भेजा वहाँ पे,
के कैप्टन थे जेम्स कुक। उन्होंने और ज़्यादा जानकारियाँ निकाली ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के रिगार्ड्स में। वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे पहुँचे। अब ईस्टर्न कोस्ट समझो ज़रा, जैसे ये इस टाइप का शेप है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये ईस्ट है बेटा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे पहुँचे हमारे जेम्स कुक और इसके ऊपर उन्होंने इंग्लैंड की दावेदारी को रखा। क्लेम्ड इट फॉर इंग्लैंड। इसको किसके लिए क्लेम किया? इंग्लैंड के लिए। जेम्स कुक नेम्ड इट न्यू साउथ वेल्स। और जेम्स कुक ने इसका नाम क्या रख दिया बेटा? न्यू साउथ वेल्स। ये है अबेल तस्मान और ये हैं जेम्स कुक। बेटा बिफोर इंडिपेंडेंस, जब तक ऑस्ट्रेलिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी तो इसको रूल करते थे कौन? ब्रिटिशर्स। जैसे 1947 तक इंडिया के ऊपर रूल चलता था ब्रिटिशर्स का, सेम वे में ब्रिटिशर्स किसको भी रूल करते थे? ऑस्ट्रेलिया को। ब्रिटिशर्स इस कॉन्टिनेंट का यूज़ करते थे प्रिजन के लिए, एज अ प्रिजन फॉर द प्रिजनर्स, अपने कैदियों पता है ना, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, किसी ने कोई डकैती कर ली, तो उन लोगों को वो कहाँ भेज देते थे? ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे। तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़े बड़े जेल बना रखे थे, तो ऑस्ट्रेलिया को प्रिजन की तरह यूज़ करते थे प्रिजनर्स के लिए। They did so to reduce the crowd of the prisons. इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था प्रिजन्स का, जेल बहुत ज़्यादा बनने लगी थी, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत होने लगी थी, इसलिए उन्होंने अपने एंटी सोशल क्राउड को चैनलाइज किया ऑस्ट्रेलिया में। फिर यहाँ पर डिस्कवरी हुई गोल्ड की, डायमंड माइंस की, तो ये एक डिफरेंट फैक्सिनेटिंग फैक्टर निकल रहा, क्योंकि डायमंड और गोल्ड की डिमांड तो वर्ल्ड वाइड है ही। जैसे ही इंग्लिश को पता चला कि यार यहाँ तो गोल्ड भी है, यहाँ तो डायमंड भी है, तो वो तो परमानेंट वहाँ पर बस गए, फिर ऑस्ट्रेलिया छोड़कर कभी नहीं गए। गोल्ड और डायमंड ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया है साइलेंट की तरफ। कुछ एक्सप्लोरेशन हुए और जिन एक्सप्लोरेशन से साबित हो गया कि भैया यहाँ तो डायमंड भी है, गोल्ड भी है, तो ब्रिटिशर्स ने तो यहाँ सेटल होना चालू कर दिया, स्पेशली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। वो पीरियड जो 1801 से 1900 तक चलेगा, तो इस पीरियड में बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में आके रहने लग गए। ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंट हुआ 26 जनवरी 1901 में, ठीक है। हम हुए 15 अगस्त 1947 में, और हमसे 46 ईयर पहले ही ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंट हो चुका था। कब? 26 जनवरी 1901 में। ये जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 26 जनवरी को। अब हम बात करेंगे बेटा लोकेशन की। तो देखो, जो ऑस्ट्रेलिया है वो इर्रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप का। ऐसे क्यों कहा जा रहा है? देखो, रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, पर ऑस्ट्रेलिया का शेप कुछ ऐसा है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? इर्रेगुलर रेक्टेंगुलर। पूरा के पूरा ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में, मैंने पहले भी बताया, ये रहा इक्वेटर और यहाँ पर है, तो यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर है। तो पूरा के पूरा ऑस्ट्रेलिया किस में लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो देखो बेटा, ये है अर्थ, और अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं जिन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड, जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये 10 डिग्री साउथ से स्टार्ट होकर के, कितने डिग्री? 10 डिग्री साउथ से स्टार्ट होकर के 44 डिग्री साउथ तक चलता है। मतलब यहाँ पर ये 10 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक चलेगा? 44 डिग्री साउथ तक चलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री पे, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो डिवाइड करती है ऑस्ट्रेलिया को, उसके बीच से चली जाती है। देखो, हमारे इंडिया के बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहीं ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो उससे गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसकी डिग्री है 23.5 साउथ। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे ये रहा ऑस्ट्रेलिया, सपोज करो ये गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया का वो होगा बेटा ट्रॉपिकल जोन या टॉरड जोन। क्या बोलते हैं इसको? ईदर यू कैन से ट्रॉपिकल जोन और टॉरड जोन, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होगा उससे वो आएगा टेम्परेट जोन में। अब देखो कैसे ये पता चलता है कौन सा टॉरड जोन, टेम्परेट जोन? तो बेटा 0 डिग्री से 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर होता है टॉरड जोन।
23.5 से 66.5 तक चलता है टेम्परेट जोन, जो कि ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल तक होता है आर्क फ्रिजिड जोन। और ये जो फ्रिजिड जोन होता है ये बहुत ही ठंडा होता है, नाम से पता चल रहा है ना, फ्रिजिड, फ्रिज, बिल्कुल ठंडा। तो अभी समझ में आ गया नीचे वाला पार्ट क्या है, टेम्परेट जोन है ऑस्ट्रेलिया का, और ऊपर वाला पार्ट टॉरस जोन है। अगर हम देखें कि नॉर्थ से साउथ तक कितने किलोमीटर से ऑस्ट्रेलिया, तो वो है 3950 किलोमीटर्स। इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो देखो बेटा, लैटिट्यूड्स इस तरीके से रन करते हैं, वहीं लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके से रन करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ते हैं। ठीक है ये बात। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें कि कितने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 112 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर ये 112 डिग्री ईस्ट से चालू होके यहाँ पीछे की तरफ चले जाओ अर्थ में 154 पर ख़त्म होगी। ठीक है। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, अभी हमने नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखी, ये नॉर्थ है ये साउथ है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑस्ट्रेलिया की है 3950, वहीं पर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है 4350। देख लो इस डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा, ये होती है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये होती है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। अब एक चीज़ और यहीं पे देख लो आप लोग, फिर हम लोग रीड कर लेंगे। यहाँ पर इंडियन ओशन, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आ जाएगा सदर्न ओशन, यहाँ पर गल्फ ऑफ कारपेंटरिया है, यहाँ पर तैमूर सी है। मतलब चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चा, आइलैंड कंट्री, आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये रहा न्यूजीलैंड। चलो तो समझ में आ गया। यहाँ पर है तैमूर सी, यहाँ पर है गल्फ ऑफ कारपेंटरिया, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, और यहाँ पर है सदर्न ओशन, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर है इंडियन ओशन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। अभी हमने देखा पैसिफिक ओशन है ईस्ट में, इंडियन ओशन है वेस्ट में, सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन है साउथ में, कोरल सी है नॉर्थ में, आरफुरा सी है नॉर्थ में, तैमूर सी भी है नॉर्थ में। ये रही आराफुरा सी, ये टॉरस सी, तैमूर सी। चलो और ज़्यादा आप लोग जब बुक के मैप में देखोगे यहाँ पर प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो आपको और ज़्यादा दिख जाएगा कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं चारों साइड में। अब देखो मैं इसे मुझे पहले ही दिखा देना चाहिए था, ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। फिर लंदन से एक लाइन गई है ग्रीनविच से, जिसे हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस साइड में होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जरा देखो, पूरा ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और पूरा ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये इस साइड क्या होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये रहा इक्वेटर, और इक्वेटर के बाद ये आएगा आपका 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लाइन कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला एरिया होता है ट्रॉपिकल जोन, या इसको आप टॉरड जोन भी कह सकते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम टेम्परेट जोन कहेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला। और ये वाला जो पार्ट होगा ये तो हो जाएगा फ्रिजिड जोन। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का कोई लेना देना नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, फ्रिजिड जोन, एकदम ठंडा। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मोस्ट पावरफुल अर्बनाइज्ड कंट्री है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 85% ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है, शहरों में रहती है। कैनबरा इसका कैपिटल है, मतलब इनकी इकॉनमी 15% ही रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। रेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया है वो अर्बनाइज्ड है। पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया 6 स्टेट्स में डिवाइडेड है। पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया 6 स्टेट्स में डिवाइडेड है। पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया 6 स्टेट्स में डिवाइडेड है। 2 फेडरल टेरिटरीज, मतलब यूनियन टेरिटरीज भी हैं। ये जो टेबल अभी हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पर स्टेट्स और फेडरल टेरिटरीज हम लोग पढ़ेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के उनकी कैपिटल के साथ में। स्टेट्स टेरिटरीज, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन कैपिटल है, न्यू साउथ वेल्स कैपिटल सिडनी, विक्टोरिया मेलबर्न, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, तस्मानिया हॉबर्ट। फेडरल टेरिटरीज हैं नदर्न टेरिटरी डार्विन, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी कैनबेरा, ये ऑस्ट्रेलिया का भी कैपिटल है। नाउ फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बेटा ऑस्ट्रेलिया में वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स भी नहीं है, लार्ज रिवर नहीं है, डीप वैलीज भी नहीं है। जो फिजिकल फीचर है ऑस्ट्रेलिया के उन्हें हम फॉलोइंग डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। तो सपोज करो ये ऑस्ट्रेलिया है, देखो देखो देखो, ये अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ, फिर यहाँ मिलेंगे ईस्टर्न हाईलैंड, फिर रिफ्ट वैली मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की, फिर ग्रेट आर्टिशियन बेसिन मिलेगा, फिर सेंट्रल लो लैंड मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा वेस्टर्न प्लेट्यू। यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न प्लेट्यू, यहाँ पर सेंट्रल लो लैंड। लेट्स इंक्वायर को पढ़ेंगे अब हम। इंक्वायर को सी गार्डन्स। तो बच्चा ये जो कोरल रीफ्स होती हैं इन्हीं को ही सी गार्डन्स भी कहते हैं। द कोरल रीफ आल्सो नोन एज सी गार्डन्स। जो कोरल रीफ हैं वो थाउजेंड्स ऑफ टीनी एनिमल्स से बने होती हैं, और वो टीनी एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? पोलैप्स। हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी कोरल रीफ से ही बना हुआ है। फिजिकल फीचर्स देख लो एक बार मैप में। ये रहे ग्रेट बैरियर रीफ, फिर ये रही कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्टल प्लेन्स हैं, ये ईस्टर्न हाईलैंड है, ये सेंट्रल लोलैंड, ये वेस्टर्न प्लेट्यू, और बस ये भी ईस्टर्न हाईलैंड का ही पार्ट है। ये पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट बैरियर रीफ को। तो बच्चा जो ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कोरल रीफ मिलेंगी आपको। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर। इन्हें ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा रीफ सिस्टम कहाँ पर है तो वो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में अवेलेबल है। इसमें 3000 इंडिविजुअल रीफ्स हैं और 900 आइलैंड्स हैं। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हेरिटेज एरिया है वर्ल्ड का। इट इज़ वन ऑफ द, मतलब सबसे बड़ा नहीं है पर वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया है वर्ल्ड का। कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये 35 मिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है जिसमें 200 स्पीशीज़ हैं बर्ड की, 4000 टाइप के मॉलकस यहाँ पर अवेलेबल हैं, 1500 फिश स्पीशीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इस रीफ का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो प्रोटेक्टेड है बाय ग्रेट बैरियर रीफ मैराइन पार्क। ग्रेट बैरियर रीफ मैराइन पार्क से इस एरिया का बहुत बड़ा पार्ट प्रोटेक्टेड है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी इसे देखा जाता है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ऑस्ट्रेलिया का। लोग देखना चाहते हैं बैरियर रीफ को, जो सुंदर सुंदर कोरल के रेड कलर है उसको। ईस्टर्न हाईलैंड्स की अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न हाईलैंड है वो केप यॉर्क पेनिनसुला नॉर्थ ईस्ट से सदर्न कोस्ट ऑफ तस्मानिया तक फैला हुआ है। केप यॉर्क पेनिनसुला इन द नॉर्थ ईस्ट में केप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट होके साउथ कोस्ट ऑफ तस्मानिया तक फैला हुआ है। ये जो हाईलैंड्स हैं इन्हें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर फ्लो है उसको डिवाइड कर देते हैं। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज द स्लोप्स डिवाइड द वाटर फ्लो ऑफ द रिवर ऑफ दिस रीजन। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो पैसिफिक ओशन में ड्रेन करती हैं और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो सेंट्रल लो लैंड में एंटर कर जाती हैं और वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ देती हैं। अगर हम ईस्टर्न हाईलैंड की बात करें तो ये है ईस्टर्न हाईलैंड। ठीक है, अब इन्होंने बोला, ज़रा ध्यान से सुनना कि कहाँ से कहाँ तक ये स्टार्ट है। देखो यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा जाता है यहाँ तक, है ना। इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर फ्लो को डिवाइड कर देता है। यहाँ से जो रिवर होंगी पैसिफिक में जाएंगी, यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होंगी वो सेंट्रल लोलैंड में जाएंगी और एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगी, इरीगेशन में हेल्प करेंगी, पानी देंगी इस पर्टिकुलर पार्ट को। और बेटा जो एक्सट्रीम सदर्न पार्ट है ईस्टर्न हाईलैंड का उसे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स भी कहते हैं।
यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, जो माउंट कोजियोस्को जो हाईएस्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है, वो भी इसी के ऊपर है। ये ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के ऊपर ही है। ये जो हाईलैंड है इनके स्टीप स्लोप्स है। स्टीप स्लोप्स कैसे होते हैं देखो बेटा, ये होता है जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप्स ऐसे होते हैं, है ना। तो स्टीप दीज हाईलैंड्स हैव स्टीप स्लोप्स ऑन द ईस्टर्न साइड पे स्टीप स्लोप्स होंगे और जेंटल स्लोप होगा वेस्टर्न साइड पे। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हैं, ये जो हाईलैंड्स हैं, ये स्टीप स्लोप है इनका ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में जेंटल स्लोप है। ये जो हाईलैंड्स हैं ये कवर्ड रहते हैं स्नो से पूरे विंटर में। बहुत सारे रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। अब डू यू नो सेक्शन हम देखेंगे बच्चा। तो डू यू नो सेक्शन में पूछा गया है कि माउंट कोजियोस्को को नेम किसने दिया है और किसके नाम पे दिया है। तो माउंट कोजियोस्को को नाम देने वाले हैं पॉल एडमंड, और ये पॉल एडमंड ने किसको ऑनर करने के लिए नाम दिया है, थेडियस कोजियोस्को। ठीक है, ये एक पोलिश सोल्जर और पैट्रियट थे। नाम देने वाले कौन है, पॉल एडमंड। नाम दिया किसके नाम पे है, थेडियस कोजियोस्को, जो कि एक पोलिश सोल्जर और पैट्रियट थे, देशभक्त और सैनिक थे। नाउ रिफ्ट वैली ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो वैली है कैसे बनी है ये, बाय शिंकिंग ऑफ लैंड बिटवीन टू रफली पैरेलल फॉल्ट्स। इस तरीके से देखो, ये यहाँ पर फॉल्ट आया और यहाँ पर फॉल्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है वो ज़मीन के अंदर धंस गया, इस तरीके से हो गया। ठीक हुई बात। तो जो वैली है वो कैसे बनी है, बाय शिंकिंग द लैंड बिटवीन द टू रफली पैरेलल प्लेन। ये वाली जो ज़मीन थी ये कहीं नीचे खसक गई है। सच वैली आर लॉन्ग इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ ज़्यादा नहीं है इसकी पर लॉन्ग बहुत है, नीचे मतलब गहराई ज़्यादा है, विड्थ कम है। देखो बेटा, नहीं समझ में आया तो सुनो। किसी वजह से यहाँ पर फॉल्ट लाइन डेवलप हो जाती है धीरे धीरे करके, या तो ये वाले एरिया नीचे की तरफ चले जाते हैं, ये एलिवेटेड रह जाता है, पर उस रिफ्ट वैली के केस में ये दोनों एरियाज तो अपनी जगह पे रहे, ये एरिया शिंक कर गया। जो रिफ्ट वैली है वो बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का। जो रिफ्ट वैली है ऑस्ट्रेलिया की वो सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। वहाँ पर बहुत सारी लेक्स, वहाँ क्या है, बहुत सारी लेक्स। लेक्स का मतलब क्या होता है, झील। वहाँ है लेक गार्डनर, लेक टोरेन, ये रिफ्ट वैली में ही लोकेटेड है। द स्पेंसर गल्फ लोकेटेड इन द सदर्न ऑस्ट्रेलिया, स्पेंसर गल्फ सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी रिफ्ट वैली का ही एग्जाम्पल है। लेक गार्डनर, लेक टोरेंस, ये इसी रिफ्ट वैली में है। जो स्पेंसर गल्फ है वो सदर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, वो भी रिफ्ट वैली का ही एग्जाम्पल है। रिफ्ट वैली समझ में आ गया। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बच्चा। बाकी के फिजिकल फीचर तो हमें हर कंट्री में मिलते हैं, पर इस फीचर में कुछ नया है, ये आप सबको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। तो जो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है वो क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में लोकेटेड है। इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल आइलैंड, ये सेंट्रल आइलैंड की भी मेजर पार्ट को बनाती है। ये जो बेसिन है यहाँ पर फ्लैट सरफेस है। In the Great Artesian Basin, water is found deep underground. Great Artesian Basin में underground आपको बहुत सारा क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। Water is found deep underground. ये जो underground water है इसे हम utilize करते हैं through artesian well. आर्टिशियन वेल से हम इस अंडरग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर लेते हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई पे, खेती मतलब फार्मर जब अपने खेतों में पानी देता है तो उसे इरिगेशन बोलते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। जो आर्टिशियन वेल है कैन बी डिफाइंड एज वेल थ्रू विच अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट बाय इटसेल्फ। जो आर्टिशियन वेल होते हैं, देखो बाकी के जो कुएँ होते हैं उससे हमें पानी निकालना पड़ता है, ठीक है, हम पानी निकालते हैं एक बकेट और एक रोप की हेल्प से। पर ये जो ग्रेट आर्टिशियन वेल होते हैं, जो आर्टिशियन वेल होते हैं, इनमें क्या होता है बच्चा, पानी अपने आप ही ऊपर की तरफ आ जाता है, हमें उसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो फिर से एक बार समझना, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे आप इरिगेशन और एनिमल के लिए यूज़ कर रहे हो। जो आर्टिशियन वेल है वो एक ऐसा वेल होता है जिसमें अंडरग्राउंड वाटर अपने आप ही ऊपर आ जाता है। आर्टिशियन बेसिन में परमिएबल रॉक्स होती हैं। द आर्टिशियन बेसिन देयर इज अ लेयर ऑफ परमिएबल रॉक्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परमिएबल रॉक। एक परमिएबल रॉक होगी, बाकी की दो इनपरमिएबल रॉक्स होंगी। देखो
ये भी इम्परमिएबल रॉक हो गई, ये भी इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब जो पानी को अंदर ना जाने दे, परमिएबल मतलब जो पानी को अंदर जाने दे। जो सरफेस वाटर होता है वो परकोलेट होके थ्रू द लेयर ऑफ परमिएबल रॉक्स, परमिएबल रॉक से परकोलेट होके यहाँ पर एक्विफायर बना लेता है, यहाँ बहुत बड़ा। परमिएबल रॉक जो पानी को नीचे की तरफ जाने दे, और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है परकोलेट होके, इनफिल्ट्रेट होके, तो यहाँ पर वाटर बेसिन बन जाता है। इस वाटर बेसिन को हम एक्विफायर बोलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे जो एक्विफायर होता है ये सैचुरेटेड जोन में आ जाता है, और फाइनली जो ग्राउंड वाटर होता है वो राइज अप कर जाता है अपने खुद के प्रेशर से, और यहीं पे बन जाता है फिर आर्टिशियन वेल। अभी देखो डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा, अगर अभी समझ में नहीं आया तो देखो ये हो रही है बारिश, ठीक है, और ये है इम्परमिएबल रॉक। ये कौन सी रॉक है? इम्परमिएबल। ये कौन सी रॉक है? परमिएबल। फिर ये इम्परमिएबल, और ये एक्विफायर बनता जाएगा। तो यहाँ जैसे पानी गिर रहा है तो ये पानी अंदर परकोलेट होता जा रहा है, ठीक है। अब जब ये पानी अंदर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो एक टाइम के बाद ये पानी अपने आप ही बाहर निकलने लगता है। सेंट्रल लोलैंड ये लोकेटेड है वेस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न हाईलैंड के बीच में। वेस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न हाईलैंड के बीच में सेंट्रल लोलैंड है। ये ऑलमोस्ट 33% ऑस्ट्रेलिया का ऑक्यूपाई करते हैं। इट एक्सपांड फ्रॉम द एनकाउंटर बे इन साउथ, साउथ में एनकाउंटर बे से स्टार्ट होकर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया नॉर्थ तक चलता है। ये लोएस्ट लैंड फीचर है ऑस्ट्रेलिया का, सबसे नीचाई पर यही है लोलैंड। ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत सारी सीजनल रिवर फ्लो करती हैं विद द अकरेंस ऑफ रेनफॉल। जैसे ही बारिश आएगी बहुत सारी रिवर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जो सेंट्रल लोलैंड है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है 3 ड्रेनेज सिस्टम्स के द्वारा। पहला है मुरे डार्लिंग बेसिन, 2 रिवर हैं, एक मुरे और दूसरी डार्लिंग। इट लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड के साउथ में मिलेगा आपको मुरे डार्लिंग बेसिन। ये ड्रेन करती हैं मुरे और डार्लिंग 2 रिवर। जो लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर है ऑस्ट्रेलिया की उसका नाम है मुरे एंड डार्लिंग। जो मुरे है वो मेन रिवर है, वहीं पर जो डार्लिंग है वो ट्रिब्यूटरी है। मेन रिवर है मुरे और डार्लिंग ट्रिब्यूटरी है। जो मुरे डार्लिंग बेसिन है ये मोस्ट फर्टाइल रीजन है ऑस्ट्रेलिया का। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इसी पर्टिकुलर रीजन में होती है। तो पहले हम मुरे डार्लिंग की बात करें तो ये सदर्न पार्ट में है सेंट्रल लोलैंड के। इसको ड्रेन करती हैं 2 रिवर, एक का नाम है मुरे और डार्लिंग। और ये जो रिवर है ये लॉन्गेस्ट भी है और पेरिनियल भी। पेरिनियल जिनमें साल भर पानी रहता है, और लॉन्गेस्ट मतलब पता है ये लंबी रिवर भी हैं, और पेरिनियल का मतलब क्या होता है? जिनमें साल भर पानी रहे। जो मुरे है वो मेन रिवर है, पर जो डार्लिंग है वो ट्रिब्यूटरी है। जो मुरे डार्लिंग बेसिन है ये सबसे फर्टाइल सॉइल वाला रीजन है। लेक एयर, अब जो लेक एयर है वो इनलैंड ड्रेनेज बेसिन का एग्जांपल है। इनलैंड ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है? अगर किसी रिवर का ओरिजिन यहाँ पर हुआ, अगर वो ओशन में मिल जाएगी तो उसे इनलैंड ड्रेनेज नहीं कहेंगे। यहाँ पर ओरिजिन हुआ, यहाँ ओशन में सी में मिल गई तो उसे इनलैंड ड्रेनेज बेसिन नहीं कहेंगे। तो फिर किसको कहेंगे इनलैंड ड्रेनेज बेसिन? जरा वो ध्यान से सुनो। कोई रिवर है जिसका ओरिजिन यहाँ पर होता है पर वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ओशन या सी तक नहीं पहुँच पाती, तो इसे क्या कहते हैं? इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। तो जो लेक आयर है ये ऑस्ट्रेलिया में इनलैंड ड्रेनेज बेसिन का एग्जांपल है। इसका जो बेसिन है वो 11 मीटर बिलो है सी लेवल के, सी लेवल से 11 मीटर नीचे है। जितनी भी स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स हैं वो यहाँ पर वो ओशन तक नहीं पहुँच पाती। ऑल द स्मॉल रिवर्स और स्ट्रीम दैट डू नॉट रीच द ओशन फॉल इनटू लेक आयर। वो किस में मिल जाती हैं? लेक आयर में मिल जाती हैं। ये लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है लेक आयर। ये जो बेसिन है ये इनलैंड ड्रेनेज बेसिन का एरिया है, ठीक है। ये 11 मीटर नीचे है सी लेवल के। जितने भी स्मॉल रिवर्स हैं, स्ट्रीम हैं जो सी ओशन तक नहीं पहुंच पाती, वो कहाँ पहुंच जाती हैं? लेक एयर। इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है वो भी सुन लो। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम उस सिस्टम को कहेंगे जहाँ रिवर और स्ट्रीम सी या ओशन तक नहीं पहुंच पाती और अपने आप को एम्प्टी कर लेती हैं किसी लेक में, या अपने आप ही डिसअपियर हो जाती हैं। ओशन सी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, किसी लेक में मिल जा रहे हो, डिसअपियर हो जा रहे हो, तो आप क्या का एग्जाम्पल हो? इनलैंड ड्रेनेज का। चलो वेस्टर्न प्लेट्यू की बात करेंगे तो जो ग्रेट वेस्टर्न प्लेट्यू है वो वेस्टर्न हाफ है कॉन्टिनेंट का, आधा पार्ट एक्वायर करते हैं।
यहाँ जो एवरेज हाइट है वो 305 मीटर से 460 मीटर तक है। ये 2/3 कॉन्टिनेंट के एरिया को कवर करते हैं। ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पर एरिड सैंडी डेजर्ट भी मिलेंगे, जैसे गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, विक्टोरियन डेजर्ट, वेस्टर्न प्लेट्यू में ही मिलेंगे आपको। कौन कौन से मिलेंगे? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। पे जो किम्बरले प्लेट्यू है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है वेस्टर्न प्लेट्यू के। ये हाईएस्ट पॉइंट है इस रीजन का। यहाँ पर कुछ रग्ड एरोडेड माउंटेन्स भी मिलेंगे, जैसे हैम्सले, मुस्ग्रेव, माउंट टॉम प्राइस, ड्यूरैक, मैकडोनल्ड्स एक्सेट्रा। जो वेस्टर्न प्लेट्यू है वो हार्ड रॉक से बना हुआ है। आयर्स रॉक इज़ वन ऑफ देम, जो 90 किलोमीटर का एरिया कवर करता है वेस्टर्न प्लेट्यू में। आयर्स रॉक जो हैं उन्हें उलूरू भी कहते हैं। आयर्स रॉक को उलूरू भी कहते हैं। उलूरू का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पर विंड मॉन्स करती हो, हवाएं आवाज़ निकालती हो, सनराइज और सनसेट सनराइज के टाइम पे जहाँ हवाएं आवाज़ निकालती हो, उस रीजन को उलूरू रीजन कहते हैं। जो आयर्स रॉक हैं वो रेड सैंडस्टोन से बनी होती हैं। जो रॉक है वो अपना कलर चेंज करती हैं, जैसे जैसे सन स्काई में मूव करता है वैसे वैसे इन रॉक्स का कलर भी चेंज होता है। कौन सी रॉक का? आयर्स रॉक। और इन्हीं को क्या भी कहते हैं? उल्लूरू। उल्लूरू का मतलब क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर विंड मॉन करें, चिल्लाएं, रोएं। डू यू नो पढ़ेंगे तो जो आयर्स रॉक है, जो आयर रॉक है ये लार्जेस्ट मोनोलिथ है, मतलब एक समान बहुत बड़ा पत्थर है। ये इसी का एग्जांपल है आयर्स रॉक का। जो एबोरिजिनल नेम है इस आयर रॉक का वो है उलूरू। ये 648 मीटर हाई है, 9 किलोमीटर का इसका सरकमफेरेंस है। ये सरकमफेरेंस कितने का है? 9 किलोमीटर का। हाइट है 348 मीटर की। इसका जो नाम है वो सर हेनरी एस के नाम पे रखा गया है, जो 8th प्रीमियर थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के कप्स 1872-73 में। चलो, सनराइज के टाइम ये ब्राइट फायरी रेड दिखती है, आफ्टरनून में डीप येलो दिखती है, सनसेट में वॉयलेट दिखने लगती है। ओल्गा एक और स्ट्रेंज माउंटेन है वेस्टर्न प्लेट्यू का। यहाँ पर 36 डोम शेप्ड पीक्स हैं। जो ओल्गा माउंटेन्स हैं वो 15.5 माइल्स हैं उलूरू के वेस्ट में। उलूरू है, उलूरू के जब वेस्ट में जाओगे आप कितना 15.5 माइल्स, तो आपको मिल जाएंगे ओल्गा माउंटेन्स। दे आर फॉर्म बाय रेन एंड विंड इरोजन। इन्हें विंड और रेन इरोजन ने बनाया है। चलो स्टूडेंट्स, मुझसे ये कारपेंट्रिया लोलैंड छूट गया था तो मैं यहीं बता देती हूँ। इट लाइज इन द नदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड के नदर्न पार्ट में यहाँ बहुत सारी रिवर हैं जो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में ड्रेन करती हैं, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिशियन बेसिन है।